नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की 4 मार्च की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 97 के बारे में। यह वर्कशीट इतिहास की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है और इसमें आज हमें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। अर्थात ये प्रश्न उत्तर वाली वर्कशीट है जिसमें एक एक सवाल देखना है हमें और जो सवाल पूछा गया है उनका जवाब हमें देना है। कुल 10 सवाल इस वर्कशीट में पूछे गए हैं जिनका जवाब हमें देना है और उसके बाद एक अपठित गद्यांश है जिसको पढ़कर हमें उसमें पूछे गए सवालों के जवाबों को देना है। तो यहाँ पर क्योंकि स्थान की कमी है इसीलिए सबसे पहले हम अन्यंत्र उन सवालों के जवाबों को देंगे जो इस वर्कशीट में हमारे सामने रखे गए हैं। कुल 10 सवाल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो पहले हम इन सवालों के जवाबों को जानेंगे और उसके बाद जब सवाल खत्म हो जाएंगे तो गद्यांश को पढ़ने के लिए वापस इस वर्कशीट पर लौटेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये सवाल और कैसे दे सकते हैं हम इन सवालों के जवाब। दोस्तों, पहला सवाल है कि असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन के अनेक कारण थे। नंबर 1, रॉलेट एक्ट। हम जानते हैं कि 1919 में मार्च 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक रॉलेट एक्ट पास किया गया था जिसमें ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह बिना किसी कार्रवाई के सिर्फ शक के आधार पर किसी भी भारतीय को 2 साल तक के लिए गिरफ्तार कर सकती है। और इसके कारण भारतीय लोगों को बड़ा दुख हुआ था क्योंकि भारत के लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार का जो सहयोग दिया था उसके कारण भारत के लोगों को लगता था कि अंग्रेजी सरकार उनके हित में कोई बात सोचेगी, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने उल्टा कर दिया कि उन्होंने रॉलेट एक्ट पास कर दिया और इसके कारण डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था जिसकी वजह से भारतीय लोगों में बहुत आक्रोश था। नंबर 2 था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो था वो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी के लिए आयोजित किया गया जो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था उसके ऊपर जनरल डायर द्वारा चलवाई गई गोलियों के कारण हुआ था। इसके कारण भी भारतीय लोगों में बड़ा असंतोष था। तीसरा था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में भारत अंग्रेजी सरकार ने भारत के प्रशासन के लिए एक सुधार लागू किया था जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कहा जाता है। इसमें जिस तरीके से 1909 के अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का अधिकार दिया गया था, इसी प्रकार अन्य लोगों के लिए, सिखों के लिए और समाज के अन्य समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका का सिद्धांत लागू किया गया था। और अगला था खिलाफत आंदोलन। तो अंग्रेजी शासनकाल के दौरान 1919 में भारत के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में खिलाफत आंदोलन चलाया था। इन तमाम कारणों की वजह से देश में राजनीतिक अशांति थी और इसी अशांति का लाभ उठाते हुए गांधी जी ने 1919 में अपना असहयोग आंदोलन चलाया था और इस आंदोलन में इन तमाम कारणों ने भूमिका निभाई थी। तो अगला हिस्सा जो है वो ये है कि इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने क्या भूमिका निभाई। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा भारत में आरंभ किया गया पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों, स्त्री पुरुष, शहरी ग्रामीण, कृषक जमींदार, उद्योगपति तथा मजदूरों ने भाग लिया। हालांकि आंदोलन में शामिल होने के सबके अलग अलग कारण थे। अब दोस्तों, अब दूसरा सवाल है कि खिलाफत आंदोलन को आरंभ करने में के कौन कौन से कारण थे, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इसका क्या योगदान था। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की पराजय हुई तो मित्र राष्ट्रों द्वारा तुर्की के खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया जो पूरी दुनिया में इस्लाम का केंद्र माना जाता था। दुनिया के मुसलमानों को ऐसा लगा कि क्योंकि तुर्की युद्ध में हार गया है इसीलिए खलीफा को सजा दी जा रही है, इसीलिए मुस्लिम लोगों ने खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। राष्ट्रीय आंदोलन में इस आंदोलन का यह प्रभाव पड़ा कि इसके कारण गांधी जी ने जब अपना असहयोग आंदोलन चलाया तो उन्होंने इसमें मुस्लिम लोगों को भी शामिल कर लिया। दोस्तों, स्पष्टीकरण देता हूं इसका आपको कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच। मित्र राष्ट्रों में सबसे महत्वपूर्ण इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका थे और जबकि जो धुरी राष्ट्र थे उनमें जर्मनी, जापान और तुर्की शामिल थे। तुर्की युद्ध में हार गया था, जर्मनी वाला खेमा हार गया था और जर्मनी के साथ ही तुर्की भी शामिल था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद
जो तुर्की का खलीफा था उसको मित्र राष्ट्रों के द्वारा उसके पद से हटा दिया गया। तुर्की पूरी दुनिया में मुसलमानों का आध्यात्मिक पद माना जाता था और पूरी दुनिया के मुस्लिम लोगों को ऐसा लगा कि तुर्की का खलीफा युद्ध में हार गया है, इसीलिए उसको सजा देने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इसीलिए दुनिया के मुसलमानों ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में जो आंदोलन चलाया उसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। खिलाफत का मतलब होता है साथ देना और विरोध करने को जो कहा जाता है वो मुखालिफत करना कहा जाता है। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो मुस्लिम भाई थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया था और जब गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन आरंभ किया तो उन्होंने मुस्लिम आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जा रहा था उसको भी अपने आंदोलन में शामिल कर लिया। तो ये प्रभाव उसका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ा। तीसरा सवाल है कि समाज के विभिन्न वर्ग स्वराज की अमूर्त अवधारणा से समान रूप से प्रभावित नहीं थे। 1930 के दशक में विभिन्न में सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में कथन की व्याख्या कीजिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1930-31 में जब गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया तो समाज के अनेक वर्गों ने इसमें भाग लिया। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें भाग लिया, किंतु इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल नहीं थे। उदाहरण के लिए दलितों, मुस्लिमों ने इसमें भाग नहीं लिया। अर्थात जब सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया तो इसमें समाज के लगभग सभी वर्ग ने भाग लिया था, परंतु सभी ने नहीं लिया था। यहाँ तक कि महिलाओं ने भी इसमें पहली बार घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में भाग लिया था। लेकिन फिर भी इस आंदोलन में समाज के सभी वर्ग शामिल नहीं थे। जैसे मुस्लिम लोग और दलित लोग जिनका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे, वो इस आंदोलन में शामिल नहीं थे। अगला सवाल है कि 31 जनवरी 1930 को वायसराय इरविन को महात्मा गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में कौन सी दो मांगे की गई थी? नमक कानून की मांग सबसे महत्वपूर्ण क्यों थी? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांधी जी द्वारा 1930 में वायसराय लॉर्ड इरविन को जो पत्र लिखा गया उसमें 11 मांगे शामिल थी, जिनमें दो प्रमुख मांगे नमक कर समाप्त करना और सेना पर किए जाने वाले व्यय को घटाकर आधा करना था। नमक कानून इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने नमक उत्पादन पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था और उस पर भारी कर लगाया जाता था, जिसके कारण नमक की कीमत बहुत बढ़ जाती थी। प्यारे बच्चों, स्पष्टीकरण यदि आपको दूं तो यह है कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक ज्ञापन सौंपा था जिसमें 11 मांगे रखी गई थी। इन 11 मांगों में जो सबसे महत्वपूर्ण दो मांगे थी वो ये थी कि एक तो नमक कर समाप्त किया जाए और दूसरा भारत के में अंग्रेजी सरकार सेना पर जो इतना पैसा खर्च करती है उसे घटाकर आधा किया जाए, क्योंकि इस पैसे की सारी भरपाई भारतीयों से की जाती है। अब नमक कर जो था वो एक महत्वपूर्ण कर था जिसे वो समाप्त करवाना चाहते थे। नमक की खासियत ये होती है कि नमक का कोई विकल्प नहीं होता है। जहाँ हमें नमक का इस्तेमाल करना है वहाँ सिर्फ नमक का ही इस्तेमाल किया जा सकता है, किसी अन्य पदार्थ का नहीं। और अंग्रेजी सरकार ने नमक उत्पादन के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित किया हुआ था, अर्थात अंग्रेजों के अलावा कोई भी व्यक्ति या संस्था नमक नहीं बना सकती थी। सिर्फ अंग्रेज ही यह नमक बना सकते थे और बेच सकते थे। इसके अलावा अंग्रेजी सरकार इसके ऊपर भारी कर भी लगाती थी, जिसकी वजह से नमक की कीमत जो थी वो 40-50 गुना बढ़ जाती थी। अब नमक का इस्तेमाल अमीर और गरीब सभी लोग करते थे, जिसकी वजह से अमीर और गरीब दोनों ही शोषण का शिकार थे। इसीलिए गांधी जी ने नमक कर को समाप्त करने के लिए आह्वान किया और जब इस बात को नहीं माना गया तो दांडी मार्च में नमक कर कानून तोड़ने से ही उन्होंने अपना अगला आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। अगला सवाल है कि बागानों में काम करने वाले लोगों की महात्मा गांधी के विचार एवं स्वराज को लेकर अपनी अवधारणा थी, कथन का समर्थन कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने 1931 में अपने दूसरे आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारतीयों को अंग्रेजी सरकार को असहयोग तथा अवज्ञा करने का निर्देश दिया, किंतु उनके इस आंदोलन का समाज के सभी वर्गों ने अलग अलग तरह से अर्थ ग्रहण किया। जहां तक बागान मजदूरों का प्रश्न है तो उनका मानना था कि बागानों की चार दीवारी से आ जा सकते हैं तथा अपने गांव जा सकते हैं। स्पष्टीकरण देता हूं दोस्तों,
गांधी जी ने जब अपना 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था तो उसमें अंग्रेजों के साथ उन्होंने भारतीय लोगों को सहयोग ना करने के लिए और आगे और निवेदन पूर्वक उनकी आज्ञा को ना मानने के लिए आह्वान किया था। जब गांधी जी ने लोगों को यह आह्वान किया तो सभी लोगों ने इसका अर्थ अपने अपना तरह से ग्रहण किया। जहाँ तक बागान मालिकों का सवाल है, बागान मजदूरों का, तो बागान मजदूरों को जब काम करने के लिए ले जाया जाता था तो उनको 5 सालों तक एक ही स्थान पर बागानों की चार दीवारी में रखा जाता था। जब लोगों को, बागान मजदूरों को, चाय के बागान मजदूरों को गांधी जी के इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पता चला तो उनका मानना ये था कि गांधी जी ने अब ये कह दिया है कि अब सारे कानून समाप्त हो गए हैं, लोग इन बागानों की चार दीवारी के बाहर आ जा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने घर भी जा सकते हैं उन गाँव में जहाँ से उनको रिक्रूट करके लाया गया था चाय बागानों में काम करने के लिए। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा गोलमेज सम्मेलनों की असफलता के बाद गांधी जी ने अपना ध्यान समाज सुधार तथा संरचनात्मक कार्यों की ओर लगाया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अस्पृश्यता का अंत करना था। गांधी जी ने इसके लिए दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया तथा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा लोगों को अपना कार्य स्वयं करने का परामर्श दिया। दोस्तों, स्पष्टीकरण देता हूं, जब 1932 ईस्वी तक आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलन दोनों असफल हो चुके थे, तब गांधी जी ने अपना पूरा ध्यान समाज सुधार की ओर लगाया और इसमें उन्होंने देखा कि समाज के दलित लोगों के प्रति समाज में बड़ा ही असमानता का व्यवहार किया जाता है और अस्पृश्यता की जो जड़ें हैं वो भारतीय समाज में फैली हुई हैं। इसीलिए उन्होंने अपना पूरा ध्यान अस्पृश्यता का अंत करने पर लगाया। इसके लिए उन्होंने दलितों के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया और हरिजन सेवक संघ की स्थापना की तथा हरिजन नाम का एक समाचार पत्र भी उन्होंने निकाला। इसके अलावा उन्होंने लोगों को अपना कार्य स्वयं करने का परामर्श दिया। ये ऐसा, इसका जो मतलब था वो ये था कि कुछ कार्य समाज में ऐसे थे जो सिर्फ दलित वर्ग के लोगों के द्वारा ही करवाए जाते थे, जैसे पखाने यानी टॉयलेट साफ करवाना और मरे हुए जानवरों को ठिकाने लगाना। गांधी जी ने कहा कि ये काम उन्हीं लोगों द्वारा किए जाने चाहिए जो स्वयं अपने कार्य करते हैं। इससे गांधी जी का मानना ये था कि समाज में जो अस्पृश्यता की बीमारी फैली हुई है वो समाप्त हो जाएगी। अगला सवाल जो है वो इस प्रकार है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, विभिन्न सामाजिक वर्गों की भागीदारी, अर्थात इसमें समाज के सभी वर्ग शामिल थे। नंबर 2, महिलाओं की भागीदारी, इस आंदोलन में महिलाओं की भी भागीदारी थी। नंबर 3, जेल भरो आंदोलन। प्यारे बच्चों, ये पहला आंदोलन था गांधी जी के द्वारा आरंभ किया गया जिसमें उन्होंने भारत के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश कानूनों का उल्लंघन करते हुए जेल भरने का आह्वान किया था। और अगला था शिक्षित वर्ग की भागीदारी। इस आंदोलन में शहरी शिक्षित वर्ग भी शामिल था। अब दूसरा भाग है कि इस असहयोग आंदोलन से किस प्रकार भिन्न था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन इस अर्थ में असहयोग आंदोलन से भिन्न था कि इसमें गांधी जी ने भारतीयों से जेल भरने की अपील की थी, जबकि असहयोग आंदोलन में सिर्फ ब्रिटिश सरकार को असहयोग करने की बात की थी। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन में वह हिंदू मुस्लिम एकता भी देखने को नहीं मिली जो असहयोग आंदोलन के दौरान देखी गई थी। अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो असहयोग आंदोलन था वो इस अर्थ में भिन्न था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी को ब्रिटिश सरकारों के कानूनों का उल्लंघन करते हुए जेल भरने का आह्वान किया गया था और असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता जो देखने को मिली थी खिलाफत आंदोलन के कारण, उसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कमी थी, नहीं दिखाई दिया। अगला सवाल जो है वो इस प्रकार है, 8वां सवाल, भारत में विभिन्न आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए। और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांधी जी के आंदोलनों की अनेक विशेषताओं में से एक यह थी कि इसमें स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, विशेषकर विदेशी कपड़ों का विरोध करने, शराब की दुकानों की पिकेटिंग करने में। लेकिन कांग्रेस अपने आंदोलनों में महिलाओं की प्रतीकात्मक भूमिका ही चाहती थी। यहाँ तक कि स्वयं गांधी जी भी महिलाओं को उनकी पारंपरिक भूमिका में ही देखना चाहते थे।
अर्थात ये कि गांधी जी ने जो भी आंदोलन भारत में चलाए, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विदेशी कपड़े का विरोध करने में और शराब की दुकानों की पिकेटिंग करने में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन कांग्रेस आंदोलन में महिलाओं की सिर्फ प्रतीकात्मक भूमिका देखना चाहती थी, पूरी तरीके से नहीं। यहाँ तक कि गांधी जी स्वयं भी महिलाओं को उनकी पारंपरिक भूमिकाओं में देखना चाहते थे, घर की चार दीवारी के अंदर देखना चाहते थे। अच्छी माँ और अच्छी पत्नी के रूप में महिलाओं के रूप को देखना चाहते थे। इसीलिए खुलकर लंबे समय तक महात्मा गांधी ने और कांग्रेस ने महिलाओं की भूमिका पर ज़्यादा जोर नहीं दिया अपने आंदोलनों में। अगला सवाल जो है वो इस प्रकार है कि पूना पैक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक पंचाट अर्थात कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की थी। गांधी जी ने इसका विरोध किया, जबकि अंबेडकर ने इसका स्वागत किया। इसी कारण गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए। इसके कारण 24 सितंबर 1932 को गांधी जी तथा अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसमें अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग त्याग दी और दलितों के लिए सामान्य निर्वाचिका में ही सीटें दे दी गई। अर्थात यह है कि 1932 में ब्रिटिश सरकार ने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें उन्होंने उसी प्रकार दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था कर दी थी, जैसी 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए की गई थी। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कुछ क्षेत्र चुनावों में सिर्फ दलितों के लिए आरक्षित कर दिए जाएंगे, जिसमें केवल दलित लोग ही खड़े होंगे और दलित लोग ही उनको वोट देंगे। गांधी जी ने इसका विरोध किया, जबकि अंबेडकर साहब ने इसका समर्थन किया, क्योंकि अंबेडकर साहब सोचते थे कि भारत में दलितों की स्थिति सिर्फ ब्रिटिश सरकार ही कानूनों के माध्यम से सुधार सकती है। तो इस बात का गांधी जी ने विरोध किया और वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो कुछ लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझाया और उनको कहा कि आप पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ दीजिए और सामान्य निर्वाचिका में ही आपके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएंगी। तब उन्होंने गांधी जी और अंबेडकर के बीच एक समझौता हुआ 24 सितंबर 1932 को। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है और इसके अंतर्गत ये किया गया कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया गया, जबकि सामान्य सीटों में ही उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। इसी को पूना पैक्ट कहा जाता है। अगला सवाल जो है वो इस प्रकार है कि भारत में लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, और इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि भारत के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध इस कारण किया क्योंकि इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। दोस्तों, अब हम वापस लौटते हैं वर्कशीट पर और देखते हैं स्रोत आधारित प्रश्न। इसमें एक अनुच्छेद दिया गया है जिसको हमें पढ़ना है और इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद जो सवाल वर्कशीट में दिए गए हैं उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है। सत्याग्रही अपने शत्रुओं को कष्ट नहीं पहुंचाता, वह अपने शत्रु का विनाश नहीं चाहता। सत्याग्रह के प्रयोग में दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसीलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया है। आत्मा ज्ञान से हमेशा लैस होती है। इसमें प्यार की लौ जलती है। अहिंसा सर्वोच्च धर्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत विनाशकारी शस्त्रों के मामले में ब्रिटेन या यूरोप का मुकाबला नहीं कर सकता। अंग्रेज युद्ध के देवता की उपासना करते हैं, वे सब हथियारों से लैस हो सकते हैं, होते जा रहे हैं। भारत में करोड़ों लोग कभी हथियार लेकर नहीं चल सकते। उन्होंने अहिंसा के मार्ग को आत्मसात कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, ये स्रोत था। अब इस स्रोत के आधार पर 4 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। और पहले की तरह क्योंकि यहाँ स्थान की कमी है, इसलिए अन्यत्र हम जानेंगे कि इन सवालों के जवाबों को हम कैसे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सवालों के जवाब। पहला सवाल है कि सत्याग्रह शब्द से आप क्या समझते हैं, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सत्याग्रह शब्द से अभिप्राय है शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियारों के शत्रु को पराजित करना। अगला सवाल है आत्मा का मूल क्या है, तो आत्मा सत्य आत्मा का मूल है। अगला सवाल है युद्ध के देवता की उपासना कौन करता है, तो अंग्रेज तथा यूरोपीय लोग युद्ध के देवता की उपासना करते हैं। अगला सवाल है उपरोक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो गांधी जी का मानना था कि शत्रु को पराजित करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम उसके साथ युद्ध करें और हथियारों का इस्तेमाल करें, बल्कि हम सत्याग्रह द्वारा भी शत्रु को पराजित कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध तो कायरों का हथियार है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोगों ने बात की कक्षा 10 की 5 फरवरी की
सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 97 के बारे में, जिसमें भारत में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में जो सवाल बनते हैं उनका जवाब हमने जाना। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।